बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे फ़हीम अख्तर और जाहिद खोखर साहब। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से, इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के नए निज़ाम के हवाले से, और कराची में गैर कानूनी तामीरात के बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से, और मुल्तान में बिजली चोरी के मामले पर बात करेंगे। तो नाज़रीन चलते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुजवजा डीरेगुलेशन के हवाले से। थोड़ी सी डिटेल्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वर्ल्ड बैंक की जायजा रिपोर्ट 2026 के मुताबिक महंगाई, सुस्त माशी नमू, बढ़ते दरामदी दबाव और ज़र मुबादला के मसाइल ने मईशत को जो है वो चैलेंजेस से दो चार कर दिया है। दूसरी जानब पेट्रोलियम कीमतों के नए निज़ाम के तहत निर्ख ओपन मार्केट के मुताबिक तब्दील हो सकेंगे। इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ और माहिरीन के खदशात समेत अहम पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो वर्ल्ड बैंक की 2026 की रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 70% पाकिस्तानी जो हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद काफ़ी मुतासिर हुई है। आपको क्या लगता है इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और आम आदमी के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, पिछली IMF की रिपोर्ट और ताज़ा जो है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इससे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान को चार्जशीट देने का एक सिलसिला शुरू हो गया है दोनों तरफ से, IMF से भी और वर्ल्ड बैंक से भी। और ये जो चार्जशीट है इसका लहजा भी तल्ख हो गया है माजी के चार्जशीटों से। अच्छा, दर हकीकत जो वर्ल्ड बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिस हैंडलिंग और IMF ने फिस्कल मिस हैंडलिंग जो पाकिस्तान की है उसका पर्दा उठाना शुरू किया है और उसके अंदर जो मज़ीद तफसीलात हैं उनको सामने लाना शुरू किया है। तो ये लगता है कि पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक कोई इतना बड़ा इतना ज़्यादा कोई दबाव में लाना चाहते हैं दोनों। ये दबाव में क्यों लाना चाहते हैं पाकिस्तान को, इसमें बाद में बात होगी। पहली बात ये है कि जो वर्ल्ड बैंक की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 70% पाकिस्तानी आबादी की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत कम हो गई है। इसके अलावा गुज़िश्ता 20 सालों में बुलंद तरीन सतह पर जो महंगाई है वो आ चुकी है, और फिर मार्केट में जो अशिया सर्फ की डिमांड है वो तो बड़ी है। ये याद रखिएगा कि अशिया सर्फ की डिमांड बढ़ जाए तब भी जो कीमतें हैं बढ़ जाती हैं, लेकिन कीमतों को इनकम के हवाले से भी देखा जाता है कि आपकी इनकम अगर नीचे चली गई है और बाजार में कीमतें ऊपर ना भी जाएं तो इसका मतलब है कि महंगाई हो चुकी है। तो इस तमाम हवालों से वो देख रहे हैं कि हमारी फिस्कल और स्ट्रक्चरल जो पाकिस्तान की कार्रवाई है वो कितनी कमज़ोर है, और महंगाई को रोकने के जो पाकिस्तान के पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं उसकी तरफ भी जा रहे हैं। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहले तो सिर्फ ये इसकी निशानदेही करते थे, अब उन्होंने अपना लहजा भी बड़ा तल्ख कर लिया है। अच्छा। और अब वो चार्जशीट के लहजे में बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना है और पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकलने की कोई तदबीर ही नहीं कर रहा। तो ये है असल बात। होती साहब, मुझे ये बताइए, जब अवाम पहले ही महंगाई का शिकार है तो ओपन मार्केट के तहत कीमतों के तयन का फैसला किस हद तक मौसर साबित होगा, आपको क्या लगता है? जी देखें, रेगुलेटेड और डीरेगुलेटेड जो पेट्रोलियम स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी मुल्क के, वो उसके अलग-अलग उनकी परफॉर्मेंस होती है। अगर डीरेगुलेट हो जाए तब भी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, अगर रेगुलेट रहे तब भी बढ़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ये एक मसला आ गया है कि अगर रेगुलेटेड भी रहे तो कीमतें कम नहीं हो सकती और पेट्रोलियम की जो सप्लाई है वो जारी नहीं रह सकती। अगर वो रेगुलेट भी हो जाएं और फिर भी ये ना हो तो इसका मतलब है कि डीरेगुलेशन की तरफ जाना है। लेकिन पाकिस्तान की डीरेगुलेशन का सिस्टम जो है वो क्या होगा? इन्होंने कह तो दिया है कि जो पेट्रोलियम स्ट्रक्चर है वो डीरेगुलेट होगा, लेकिन वो कैसे डीरेगुलेट होगा? उसके जो मेथड है वो बुनियादी तौर पर यह है कि आप ये काम करना चाह रहे हैं कि आप जो खरीदें बाहर से पेट्रोलियम, उसकी कीमत खरीद में भी कम हो, उसकी जो वो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी कम हो जाए, पाकिस्तान में उसकी कीमत को मैनिपुलेट भी ना किया जा सके और कार्टेल्स भी ना बन सकें। पाकिस्तान में अब जो सतह है वो कार्टलाइजेशन की है। कार्टलाइजेशन का मतलब ये है कि जितने भी पेट्रोल सप्लाई और पेट्रोल के पंप्स के मालिकान हैं वो अपनी मर्जी से मिलकर
जो है एक कीमत कर सकते हैं, मुकर्रर कर सकते हैं, और वो नेशनल लेवल पे वो कीमत रहेगी। तो इसका मतलब है कि रेगुलेशन तो फिर खत्म हो गई ना। तो क्या रेगुलेशन पहले से भी खत्म हो चुकी है? जी हाँ, रेगुलेशन पहले से खत्म होने का तरीका ये है कि FBR को कहो कि लिवी भी बढ़ाओ। तो होती साहब, ये जो पेट्रोल की कीमतें रोजाना आलमी मार्केट के मुताबिक बदलेंगी, और तो वर्ल्ड बैंक की जानिब से ये जो बात कही जा रही है महंगाई में मजीद इजाफे की, ये कितना राइट पॉइंट है फिर? बिल्कुल ये राइट पॉइंट है, और एक ही बात जो पिछले 25-30 साल में कम से कम मैं देख रहा हूं, वो एक ही है कि महंगाई का तोड़ इनके पास नहीं है, और उसकी दो वजूहात हैं, एक टैक्सेशन और एक सप्लाई पॉलिसी। आपने ये तय करना होता है कि आइंदा 4-5-6 सालों में कहां से सप्लाई अच्छी मिल सकती है, कहां से ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो सकती है, और उसकी बुनियाद पर किस चीज की कीमत जो है वो कंट्रोल में रखी जा सकती है, और कीमत कंट्रोल करने के लिए कार्टेलाइजेशन को किस तरह रोका जा सकता है, इसकी मनसूबाबंदी होती है। पाकिस्तान में ये मनसूबाबंदी नहीं हो रही, लिहाजा जो उम्मीद है वो नहीं बढ़ रही, और चार्जशीट जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा, होती साहब, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फ़हीम अख्तर और जाहिद खोकर साहब। फ़हीम, आप कोई सवाल करना चाहेंगे होती साहब से? बहुत शुक्रिया फरजाना। इकराम साहब ने जो रिपोर्ट्स आलमी बैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया है, ये यकीनन चार्जशीट ही है, लेकिन इसमें जो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान बेतहाशा कर्जे लेता है, कभी IMF के पास जाता है, कभी कौमी बैंकों से कर्जा लेता है, और उसके ऊपर भी इजारादारी बनाई हुई है, फिर टैक्सेस हैं, लेवीज़ हैं, और बेतहाशा टैक्सेस हैं जो बेचारे टैक्स नेट के अंदर शामिल हैं। अब ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की कोई ऑनरशिप नहीं ले रहा, ना पॉलिटिकली, ना ब्यूरोक्रेसी ले रही है। तो इसका हल क्या होगा? हम एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री को भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उधर भी करप्शन के मामलात आते हैं। जो हमारा एरिया स्ट्रेंथ है, जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, वो ज़राअत है। तो ज़राअत या उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को क्यों नहीं हम अहमियत दे रहे हैं इकराम साहब? उसका हल क्या है? मतलब फिर तो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, लाखों लोग पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं, तो फिर तो यही एक मतलब खुशी से स्टेट बैंक के गवर्नर साहब भी कभी स्टेट बैंक वाले जारी कर देते कि देखें इतने अरब या इतने डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान को बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानों ने भेजे हैं, तो इससे तो पाकिस्तानी मैशत कम अज़ कम नहीं चलने वाली। जी देखें, एक स्कैम है, स्कैंडल है, जिस पे मीडिया बात बहुत अरसे से नहीं कर रहा। वो ये है, उसकी बुनियाद ये है कि देखें, डीजल जो है वो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आइटम है, उसके अलावा ट्यूबवेल्स हैं, और ट्यूबवेल्स के लिए बिजली चाहिए। जब ये दोनों महंगे हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ज़राअत नीचे जाना शुरू हो जाएगी। फिर अगर बाहर से इंपोर्ट किया गया स्प्रे जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो मसला हो जाएगा, और फिर अगर मार्केट में लोगों की इनकम्स कम हो जाएंगी तो वो जो फूड आइटम्स हैं वो या एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनको ना एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ना उनकी कीमत पाकिस्तान में गिरा सकेंगे। लिहाजा क्या होगा कि पूरी मार्केट पे इम्पैक्ट होगा। इंडस्ट्री की अगर एक्सपोर्ट ना हो, जिस तरह फ़हीम साहब ने कहा, एक्सपोर्ट कम हो जाए तो इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर सकेगी। तो ये दोनों इस वजह से फंसे हुए हैं, ज़राअत और एक्सपोर्ट वो इस तरह से फंसे हुए हैं कि आपकी एक्सपोर्ट के लिए दरकार वो वाली पॉलिसी मौजूद नहीं है जो कि एक्सपोर्ट होने वाली जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी बेहतर करे और प्राइस को कम रखे। क्योंकि आजकल जो ट्रंप ने जो लगाया है टैक्स, और एक बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया, उसको कैसे फेस करेंगे? अगर आप अपनी कीमतें नहीं करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे और क्वालिटी बेहतर नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे तो ये मसला फंसा हुआ है कि डीजल की जो कीमत है उसको हाई रखना है, एग्रीकल्चर को शिकस्त देनी है। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं फूड की तरफ से, उनको प्रोसेस्ड फूड उसकी और रॉ फूड, जैसे कि हम नमक भी बेचते हैं, जैसे कि हम गंदम भी बेचते हैं, हम बेचते हैं। तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट इसका एक्सपोर्ट का सिस्टम है ये आपका इसलिए नीचे गया है कि आप एक्सपोर्ट में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में और ज़राअत में दरकार जो आइटम्स हैं उन आइटम्स की प्राइसिंग और सप्लाई को बेहतर नहीं करते। जब आप इन दोनों को बेहतर करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन हुकूमत को चाहिए भारी टैक्स, लीवी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्स्ट्रा ड्यूटी, जो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब क्या है कि हुकूमत चूंकि ओवर स्पेंडिंग करती है और फिर बताती भी नहीं कि ये स्पेंडिंग कहाँ हुई,
तो ये सिस्टम वापस ठीक नहीं हो सकता। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको उन सेक्टर्स को ग्रो अप करना होगा जो कि एक्सपोर्ट को और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं उनकी पैदावार को बेहतर बनाए। पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है अभी तक। गुज़िश्ता 75 सालों में पाकिस्तान में ये सिस्टम बिल्ड ही नहीं हो सका। और दूसरी तरफ मिसहैंडलिंग, करप्शन ये बढ़ी है। तो ये सिस्टम जो है इसकी बेहतरी के लिए आपको सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके और साथ ही ये देखना होगा कि ये जो डीरेगुलेशन हो रही है पेट्रोलियम की, ये क्यों हो रही है? ये कार्टलाइजेशन के लिए हो रही है। कार्टलाइजेशन अगर बढ़ गई पाकिस्तान में, यानी कि जत्थेबाजी, मुख्तलिफ लोग जो फाइनेंस करते हैं पेट्रोलियम सेक्टर को, अगर वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने कीमत अपनी मर्जी की रखना शुरू की और आपको लाजिमन ज़्यादा कीमत देना पड़ी, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मजीद जवाल की तरफ जाएगा। ठीक है, जाहिद खोखर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, आप कोई सवाल करना चाहेंगे होती साहब से? जी होती साहब, एक तरफ तो ये जो चार्जशीट है वर्ल्ड बैंक की जानिब से, एक तो ये मामला हैं जो हकायक या जो चीज़ें उन्होंने आदाद व शुमार पेश किए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आपको तो डेफिनेटली पता ही होगा कि अभी हाल ही में जो वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब ने भी जो तरक्याती रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने बताया कि हम तमाम चैलेंजेस के बावजूद हम इस तरक्की की राह पर गामजन हैं। कुछ आदाद शुमार भी काफ़ी उन्होंने दिए हैं कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में शरह नमू जो है वो 2.3 से बढ़कर 3.7% हो गई है। इसी तरह से ज़री शोबे की शरह नमू जो है 2.9%, सर्विसेज की भी 4.1%। इसी तरह से और चीज़ें काफ़ी उन्होंने बताई हैं। एक बात बता दें कि वाकई जो हमारी जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो इतनी शानदार हैं कि बिल्कुल जो तरक्की की राह पर गामजन है इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से। अगर नहीं तो क्या ये सिर्फ जो ब्यूरोक्रेसी की जानिब से आदाद शुमार हुकूमत को रटा लगाया गया है, हम इन्हीं पर ही चलेंगे, या हम वाकई ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने हालात बेहतर करने की भी तरफ भी जाएंगे? जी देखें, इस वक्त जो दुनिया में इक़्तिसादियात के माहिरीन हैं वो एक बात कह रहे हैं, और किसके बारे में? थर्ड वर्ल्ड के बारे में। और थर्ड वर्ल्ड में पेरिफेरल इकोनॉमीज़ के बारे में। पेरिफेरल इकोनॉमीज़ वो हैं जो बिल्ड ही नहीं कर पाई, और थर्ड वर्ल्ड में वो शामिल है जो थोड़ा बहुत बिल्ड कर पाई हैं लेकिन वो कंपेटिटिव इकोनॉमीज़ नहीं बन सकती। उनके बारे में उन्होंने कहा है कि इसकी आप क्लिनिकल जो है देखभाल ना करें, इसकी सर्जिकल जो है एक्शन करें। इस पर सर्जिकल एक्शन क्या है? सर्जिकल एक्शन ये है कि जो सियासत है उसको ठीक करें, उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है उसको, क्योंकि आपने ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया तो मुझे याद आया ये कि इसकी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, और फिर मार्केट में जो बहुत ज़्यादा इजाज़त मिली हुई है कि आप कोई भी घपला कर लें, तो उससे जान छुड़ाने के लिए आपको उड़ान पाकिस्तान जैसा आइटम नहीं चाहिए। आप में उनको सर्जिकल रिप्रोडक्शन ऑफ द स्टेट चाहिए, और वो उसकी तरफ पाकिस्तान नहीं जा पा रहा। उसकी वजह क्या है कि रोड ब्लॉक्स हैं। रोड ब्लॉक्स दो हैं। एक रोड ब्लॉक है पॉलिटिकल, कि जो बंदा अपनी सिर्फ सियासत को रोकना चलाना चाहता है वो कभी इकोनॉमी को नहीं चलाएगा, और जो बंदा किसी इकोनॉमी को सही तरह चलाना चाहता है वो सियासत में भी नहीं आ सकता और इक़्तिदार में भी नहीं आ सकता। तो जब आप ये दो रोड ब्लॉक्स मौजूद हैं तो उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान कुछ भी कर ले, अब अगर सर्जिकल भी पाकिस्तान करेगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो उड़ान पाकिस्तान को एहसन इकबाल साहब कामयाब नहीं करवा सकते। ये मैंने 2 साल पहले भी एक प्रोग्राम किया था इस पे 92 न्यूज़ पे। अब फिर कह रहा हूँ कि ये उड़ान पाकिस्तान जैसे गिमिक्स नहीं चल सकते पाकिस्तान में। आपको सर्जरी पहले करनी है। उस सर्जरी का आगाज़ आपको किस चीज़ से करना है? रिट्रेंचमेंट ऑफ बैड ब्यूरोक्रेट्स, रिट्रेंचमेंट ऑफ बैड पॉलिटिशियंस, और इसके अलावा रिट्रेंचमेंट ऑफ बैड बिजनेसमैन। तो हमारे यहाँ ये तीनों का जो मिला हुआ तबका है, इस तबके को टारगेट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी स्टेट इसको टारगेट नहीं कर पा रही। जब टारगेट ही नहीं कर पा रही तो आप इस्लाहात कहाँ से मांग रहे हैं? आप जो 50 सीटें आपको मिलती हैं उसको कैसे रोक सकते हैं? होती साहब, ये सर्जरी होगी या नहीं होगी ये तो हमें भी नहीं पता है। एनीवेज काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जाहिद, मुझे ये बताइए, क्या हुकूमत के पास ऐसा कोई सेफ गार्ड या पॉलिसी फ्रेमवर्क मौजूद है कि आज़ाद प्रोसेसिंग के बावजूद आम आदमी को महंगाई के मजीद झटकों से बचाया जा सके? जो इस्लाहत हैं, जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो बिल्कुल ऐसी है कि जिस तरह से मिसाल के तौर पर ये तमाम मामला तो आम इंसान सिर्फ ये समझता है कि जो पेट्रोल ड्यूटी है, लेवीज़ है,
आप ये कौन सा तरीक़ेकार है कि आप अपनी जो टैक्स कलेक्शन के मामला बेहतर ना करें, आप जो बैरून मुल्क के सरमायाकार आते हैं उनके लिए कोई ऐसे बेनिफिट्स ना दे दें, आप जितने ज़र मुबादला के हवाले से जो मामला हैं उनको आप बेहतर ना करें, आप सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमती मामला चलाने के लिए आवाम पर टैक्स जो बोझ है वो डालते रहें। डेफिनेटली महंगाई बढ़ती जाती है। इसी तरह से बिल्कुल होती साहब वजह फरमाते हैं कि आपको सर्जिकल इक़दामात उठाने होंगे। अब यह है कि अगर आप पहले सबसे पहले तो हुकूमत को तस्लीम करना होगा कि हमारी मुआशी सूरत हाल है क्या। अगर हमें टैक्स कलेक्शन के मामला बेहतर बनाने हर हवाले से, ये कोई एक फील्ड नहीं है, सीधी सादा अल्फाज में बात यह है कि जो ज़राअत से मुंसलिक लोग हैं उनको जो फ्यूल है, जो डीजल है, पेट्रोल है, वो सस्ते दामों में मिलना चाहिए। पावर का जो सेक्टर है उसको भी बेहतर बनाना चाहिए ताकि बिजली पे भी जो ट्यूबवेल चलते हैं, जो इंडस्ट्री चलती है, ताकि अगर चलेगी ही नहीं तो किस तरह से प्रोडक्शन आएगी। तो तमाम ऐसे मामला हैं। पावर सेक्टर्स में भी इस्लाहत की बात की गई है। आप अपने जो करंट डेफिसिट जो है उसको जो ख़त्म करने की बात है, तमाम ये चीज़ें हैं। अगर इनको आप एड्रेस नहीं करेंगे तो ये मामला बढ़ते रहेंगे। और इसी तरह से अगर आप आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके मामला चलाएंगे और समझेंगे कि ये हक़ाइक़ हैं, तो ये सब मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा फ़हीम, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वर्ल्ड बैंक ने वाज़े तौर पर कहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आई जाएं। आपको लगता है कि हमारी जो सियासी और मुआशी लीडरशिप है वो इन मुश्किल फैसलों के लिए वाकई तौर पर तैयार है? देखिए, एक लतीफ़ा मैं आपको सुनाता हूँ। जी ज़रूर। एक नया शादीशुदा जोड़ा अपने घर में था और उनको ना किसी ने या उनके घर में किसी ने 2 सिनेमा की फिल्म की कोई टिकटें फेंक दी। वो अच्छा। जोड़ा सारा दिन सोचता रहा कि ये किसने हमें ये टिकटें दी हैं। बहरहाल उन्होंने वो टिकटें उठाई और रात को वो फिल्म देखने चले गए। जब वापस आए तो चोर जो हैं वो सारा कुछ सफाया करके चले गए थे और साथ में एक पेज के ऊपर ये चीज़ लिख के गए कि अब पता चला कि हम कौन हैं। बात यह है कि ये एक ना अजीब किस्म का चक्कर चलाया हुआ है। उड़ान पाकिस्तान, तब्दीली आ रही है, कभी कहते हैं वियन ये है, फलां है, कुछ भी नहीं होना। ये सारा जो होती साहब ने कहा कि सर्जरी का कहा है आलमी बैंक ने, ये सच कह रही हैं कि मतलब 70% से ज़्यादा हमारे अवाम की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ना वो सेहत के, ना तालीम के, ना अपने घरेलू अखराजात उठा सकते हैं। चलें, सरकारी मुलाजमीन की तो तनख्वाहें बच जाती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स का इससे बहुत बुरा हाल है। कहीं पे किसी सेक्टर में तनख्वाहें कम हो रही हैं, कहीं पे मुलाजमतों से फारिग किया जा रहा है और इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि ना तो सनद चल रही है, ना कारोबार चल रहे हैं और ना ही रोज़गार चल रहे हैं। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि देखिए, हमें पाकिस्तान को ओनरशिप देनी होगी। तमाम सियासी जमातों को अपने तमाम तर इख्तलाफात को ख़त्म करके पाकिस्तान को बेहतर बनाने के एजेंडे के ऊपर आना पड़ेगा। टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, टैक्स रेशो नहीं, जिनके ऊपर टैक्स पहले से लगा हुआ है उनके ऊपर नहीं। सही कह रहे हैं कि सबको मिलकर अब कुछ ना कुछ करना होगा। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक की ये जो रिपोर्ट है, नो डाउट इसमें जो पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस जो दरपेश हैं उसके हवाले से बहुत से सवालात हैं जो हमारे सामने लाकर खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान उन चैलेंजेस का सामना कर पाती है या नहीं कर पाती है। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने पाकिस्तान की मईशत और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुजव्वज़ा डीरेगुलेशन निज़ाम पर गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद थे फ़हीम अख्तर और जाहिद खोकर साहब। नाजरीन, अब रुख करते हैं हम कराची की जानिब, जहाँ गैर कानूनी तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी की जानिब, जहाँ पर शहर में ख़तरनाक और गैर कानूनी इमारतों में का मसला जो है वो अब मसला संगीन होता जा रहा है। आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने खतरनाक इमारतों, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स और मज़ार कायद के इतराफ़ में तामीरात से मुतालिक एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की है। इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसे फ़रीद आलम। फ़रीद, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो जो SBCA है उसने गुज़िश्ता 15 साल से करप्शन और गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी रखे हुए है और उसने यही बताया है। मेरा सवाल बस इतना सा है कि इसके पीछे असल मसला क्या है, ऐसी तामीरात क्यों हो रही हैं, उसकी इजाज़त क्यों दी जा रही है? हाँ जी, शहर में गैर कानूनी तामीरात की जो असल वजह है वो सिस्टम है।
इस सिस्टम के तहत यहाँ पर अफसरान तैनात किए जाते हैं। उन अफसरान की सरपरस्ती में और उन अफसरान की मदद से जो है गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। शहर में गुज़िश्ता 15 से 18 साल हो गए गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला है जो ताहाल जारी है, जिसको रोकने के लिए कई मरतबा कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशें गैर संजीदा थी, इसलिए इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात हैं जो की गई हैं, जिसके एवज जो है SBCA के अफसरान और सिस्टम ने करोड़ों रुपए भत्ता वसूल किया है। ये सिलसिला आज भी जारी है। गुज़िश्ता दिनों पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत निसार खोड़ो साहब ने की थी, जिन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में, जिसमें वसीम शमशाद जो के सेक्रेटरी बल्दियात है वो भी मौजूद थे, जिनके पास DG SBCA का इस वक्त इजाफी चार्ज भी है, उनकी मौजूदगी में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने शदीद बरहमी का इजहार किया और SBCA से सवालात किए कि आखिर क्या वजह है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात नहीं रोकी जा सकी और जो गैर कानूनी तामीरात की गई हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। तो SBCA के जानिब से उनको देने के लिए कोई वादे जवाब नहीं था। वहाँ पर SBCA के अफसरान ने सिर्फ टाल मटोल से काम लिया कि कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ कराची में मुख्तलिफ जो नामनिहाद बिल्डर हैं या मौका पर बिल्डर हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो अराजी है जिसपे सरकारी अराजी जिस पर कब्जा करके नामनिहाद जाली हाउसिंग स्कीम और गैर कानूनी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं फ्लैटों के अपार्टमेंट के मंसूबे, उनके ऊपर भी बरहमी का इज़हार किया गया। 58 से ज़्यादा ऐसी हाउसिंग स्कीम्स का इंकिशाफ हुआ जो कि जाली हैं। इसके साथ साथ शहर में पूरे सूबे सिंध के अंदर 741 मखदूश और इमारतों का भी इंकिशाफ हुआ, जिसमें से 444 सिर्फ कराची में। इसके अलावा गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल डिप्टी कमिश्नर ज़िला जुनूबी की जानिब से भी एक 32 गैर कानूनी इमारतों की फहरिस्त जारी की गई जो SBCA अफसरान को भेजी गई कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन देखें SBCA के अफसरान हमेशा कार्रवाई का वादा करते हैं, कार्रवाई का दावा करते हैं। SBCA की जानिब से अब भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अब तो सूरत हाल यहाँ तक आ चुकी है कि जो शहर का कदीमी सरमाया है, जो आसार कदीमा की इमारतें हैं, जो तारीखी विरसा है, उसको भी मस्मार किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो तारीखी विरसा है वो हमारे कराची के ज़िला जुनूबी के अंदर वाक़ है। यहाँ पर तारीखी इमारतें अंग्रेज़ की वक्त की वो इमारतें जिनको ठेकेदार और बिल्डर्स माफिया जो है कोड़ियों के मोल खरीदते हैं। फिर SBCA की मिली भगत और महकमा आसार कदीमा के बाद अफसरान हैं, उनकी मिली भगत से उनको मस्मार करके उनकी जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तामीर कर दी जाती है। गुज़िश्ता दिनों भी एक वाक़या आया, ओल्ड टाउन क्वार्टर है ज़िला जुनूबी का, जिसका प्लाट नंबर था 6/76। वहाँ पर एक इमारत थी, तारीखी विरसा था, जिसको आसार कदीमा ने तारीखी विरसा डिक्लेयर किया हुआ था और उसके लिए आसार कदीमा की जानिब से SBCA को एक लेटर भी भेजा गया था जिसमें कहा था कि ये इमारत तारीखी विरसा, इसकी हिफाजत की जाए और उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दी जाए। लेकिन SBCA के अफसरान ने ऐसा नहीं किया और वही हुआ जिसका खदशा था। एक बिल्डर वहाँ पर आया, उसने ठेकेदार की मदद से उस इमारत को रातों रात मस्मार कर दिया, जिसपे आसार कदीमा को जब पता लगा तो उन्होंने इसका नोटिस लिया और उस पर कार्रवाई की, उसके खिलाफ जाके FIR कटाई। जब हमारी आसार कदीमा के जो अफसरान उनसे बात हुई तो उनका कहना यह था कि वो मुकम्मल तौर पर SBCA के साथ राब्ते में थे और इस इमारत के हवाले से उनको कई बार मुतनब्बा भी कर चुके थे और उनको ये दरख्वास्त भी कर चुके थे इस इमारत को सील किया जाए, लेकिन SBCA ने क्यों की। अब मैं बताता हूँ आपको ज़िला जुनूबी में क्यों नहीं सील होता, क्योंकि ज़िला जुनूबी का जो पूरा मामला है इस वक्त कराची का, वो एक सिस्टम चला रहा है, एक जो प्राइवेट शख्स है उसकी सरबराही में ये सारा काम होता है। SBCA के कुछ अफसरान हैं जिसमें अशफाक खोकर, अब्दुल आसिम, इस वक्त ये सारे लोग जो हैं ये सिस्टम को चला रहे हैं, सिस्टम को देख रहे हैं। उस सिस्टम के तहत ही फैसले होते हैं कि कराची में कहाँ पर तामीरात की जाएंगी, कहाँ पर तामीरात तोड़ी जाएंगी, कौन सा अफसर किस डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा और किस डिस्ट्रिक्ट में गैर कानूनी तामीर के एवज में पैसे कितने होंगे, ये सब चीज़ें सिस्टम तय करता है। सिस्टम ही अफसर लगाता है, सिस्टम ही अफसर हटाता है, सिस्टम के ही अच्छा फरीद, PAC की जानिब से ना बड़ा अहम इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर बड़े अहम फैसले भी किए गए हैं। अगर खास तौर पर अगर बात की जाए खतरनाक इमारतों के हवाले से, हेरिटेज बिल्डिंग्स और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से, तो वो कौन से ऐसे फैसले हैं ज़रा हमें डिटेल में भी बताइए। लेकिन जो फैसले किए गए हैं आपको लगता है कि उसके ऊपर अब अमली एक्शन भी लिया जाएगा या सिर्फ जुबानी कलामी बातें ही चलेंगी? ये भी देखिए, PAC का जो इजलास हुआ था उसमें तो वाज़े तौर पर PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से कहा गया जो हाई राइज गैर कानूनी बिल्डिंगें चल रही हैं, बनाई जा रही हैं, जो लोग उनमें मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी तमाम इमारतों को मस्मार किया जाए जो गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई हैं। इसके साथ साथ ये PAC ने जो है SBCA अफसरान को इस बात का भी पाबंद किया है कि शहर में जहाँ कहीं भी गैर कानूनी तामीर हो रही है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। और उन्होंने PAC ने इनसे एक रिपोर्ट भी मांगी है, पूरी जामा रिपोर्ट मांगी है कि अब तक कराची में कितनी गैर
कानूनी इमारतें बनाई गई हैं, कितनी गैर कानूनी इमारतें मसमार की गई हैं, और इस काम में जो लोग मुलविस थे, जो प्राइवेट लोग थे, उनके खिलाफ और जो SBCA के अफसरान हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट 15 दिन में इनसे तलब की गई है। लेकिन PSC के अकाउंट की जो सूरत है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो इजलास हुआ था, उसमें SBCA की अफसरान जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के किसी भी रुकन को मुतमईन नहीं कर पाए, क्योंकि देखें SBCA के जाने के लिए तो कई मरतबा फैसले हुए, कितने सूबाई वजीर बल्दियात आए, वो फैसले देखे गए। तकरीबन 18 साल के दौरान दर्जन भर से ज़्यादा डायरेक्टर जनरल तब्दील हो चुके हैं। हर डायरेक्टर जनरल की जब तब्दीली के बाद नया डायरेक्टर जनरल जब लगाया जाता है तो सिंध हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है कि अफसर इसलिए लगाया गया सरबराह कि ये गैर कानूनी तामीरात पे रोक लगा देगा और गैर कानूनी तामीरात मसमार कर दी जाएंगी। लेकिन देखने में यह है कि जब नया DG आता है तो 15-20 दिन तो मामला कंट्रोल में आते हैं, 15-20 दिन के बाद दुगनी रफ्तार से शहर में गैर। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डेफिनेटली वो आपसे सवाल करना चाह रहे होंगे। फहीम अख्तर और जाहिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद, बताइएगा आप। देखें फरीद भाई, एक तो जो इससे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे मुजम्मिल हाले पुट्रो साहब, उसके दौर में भी एक आसिफ शेख साहब सिस्टम चलाते थे। ये तो हमें इतलात मौसूल हुई है कि तो एक तो उन सिस्टम का भी हिस्सा वो खा गए, मतलब 2-3 अरब रुपए की कहानी है, और उसके अलावा कुछ अहम दस्तावेज़ात वो अपने साथ लेकर गए। क्या वो दस्तावेज़ात वापस मिले या नहीं है? और दूसरी बात यह कि मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो सेक्रेटरी बल्दियात भी हैं, उनका कितना इस इदारे के अंदर अमल दखल है, और उस हवाले सिस्टम में जो मौजूद है, इसके हवाले से आपकी कोई बात हुई है तो वो क्या कहते हैं इस सिस्टम के हवाले से? देखिए, इस वक्त जो डायरेक्टर जनरल है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी रहते हैं और एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के उहदे पे भी काम कर रहे हैं। तो उनको देखें, पहले से जाहिद भाई, उनको पहले से हर चीज़ की इत्तलात हैं कि SBCA में मामला कैसे चलते हैं। लेकिन वसीम शमशाद की जगह किसी को भी अगर लाके वहाँ पर लगा दे, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह को भी हम अगर वहाँ पर बिठा दे, DG SBCA बना के। साबिक DG साहब तो थे, मतलब साबिक DG के दौर में जाहिद भाई, जब मुजम्मिल हाली भुट्टो को यहाँ पर तैनात किया गया तो सिंध हुकूमत की जानिब से एक दावा किया गया था कि शहर में, और जो सिंध गवर्नमेंट के जो सीनियर अफसरान हैं उनका कहना भी यही था कि मुजम्मिल हाली भुट्टो क्योंकि कॉम्पिटेंट अफसर हैं, तो हो सकता है कि अब कराची के समेत सूबे भर में जो है ये गैर कानूनी तामीरात या जो नक्शे के बरखिलाफ इमारतें तामीर की जा रही हैं उन पर रोक लग जाए। ज़रूर लगा था, 15 से 20 दिन के लिए मुजम्मिल हाली भुट्टो के वक्त में भी बैंड लगा था, लेकिन जब सिस्टम घूमा, जब सिस्टम की चीज़ें छिड़ी तो सिस्टम हरकत में आया। सिस्टम हरकत में आने के बाद तमाम उन्हीं अफसरान को वापस लगाया गया। मुजम्मिल हाली भुट्टो के दौर में जो सिस्टम चलाते रहे, जो अफसरान हटाए गए थे उससे पहले वो तमाम के तमाम अफसरान मुजम्मिल हाली भुट्टो के दौर में ही वापस पोस्टों पे आए, वापस उन्होंने काम शुरू किया। उनके दौर में भी सिस्टम, जैसे आपने आसिफ शेख का नाम लिया, तो आसिफ शेख जो फाइलें लेके गए वो अभी तक नहीं मिले। वो इतने अहम जो प्रोजेक्ट हैं उनकी वो फाइलें, लेकिन वो फाइलें उन लोगों की हैं कि जिनको छेड़ना किसी भी डायरेक्टर जनरल SBCA के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं। ये जड़ें सिर्फ SBCA में नहीं, SBCA से निकल कर ये जड़ें इतने मजबूत मकानात तक जा रही हैं, महला तक जा रही हैं कि उन लोगों को हिलाना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई निज़ाम आ जाए, कोई ऐसा इनकलाब आ जाए इस सूबे के अंदर कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे कार्रवाई करनी थी तो उस वक्त क्यों नहीं की गई जब ज़मीर अब्बासी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड थे और उन्होंने 1200 से ज़्यादा अफसरान की तहकीकात की थी और उन्होंने तमाम एविडेंस के साथ रिपोर्ट बना के उस वक्त के सेक्रेटरी बल्दियात को पेश की थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उसमें इन अफसरान की जो SBCA के अफसरान हैं उनकी कम से कम सज़ा नौकरी से टर्मिनेट उन्होंने तजवीज़ की थी। तो वो उस पर इंक्वायरी चली, लेकिन उस इंक्वायरी को दबा दिया गया क्योंकि वो तमाम अफसरान जिनके खिलाफ ये इंक्वायरी की जाती है वो सिस्टम का हिस्सा। सब इदारों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। फरीद, फहीम अख्तर भी हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, आप कोई सवाल करना चाहेंगे फरीद से? फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने कहा 15 से 18 साल हो गए हैं, गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, और तकरीबन 19 साल हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में मुकम्मल तौर पर इख्तियार या इक़्तिदार में आए हुए। तो एक तो ये कनेक्शन के SCBA एक सोने की चिड़िया बना हुआ है, और दूसरा मतलब रातों रात तो बिल्डिंग्स नहीं बन जाती, नक्शा भी मंजूर होता है, अगर नक्शा मंजूर नहीं होता तो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हैं या फिर जो बाकी मामलात होते हैं वो भी होते हैं। इसके साथ साथ बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक तो ये बताइए कि जब इमारत तामीर हो जाती है फिर एक्शन का ख्याल आता है, और उससे पहले ये क्यों नहीं रोका जाता?
और मतलब इशू सबसे बड़ा तो यही है कि जो कराची है 2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी का एक बड़ा शहर है, उसके ऊपर इजाफी बोझ बनता जा रहा है, उसका मास्टर प्लान मुतासिर हो रहा है, तो कि उस तरफ नहीं सोच रहा। और जो इदारे हैं जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गया, KMC हो गया, कैंट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनके दरमियान के इख्तियारात की तकसीम भी एक वजह है कि कराची के मसाइल ही ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। देखें, ये जो गैरकानूनी इमारत बनाई जाती है, जब इसकी तामीर का काम शुरू होता है तो उससे पहले कराची के अंदर मुख्तलिफ पैकेज माफिया हैं जो मुख्तलिफ अम्ब्रेला में काम कर रहे हैं। एक पैकेज माफिया लियाकताबाद में काम करता है तो एक पैकेज माफिया नॉर्थ नाज़िमाबाद में काम कर रहा होता है। इसी तरह पूरे कराची में पैकेज माफिया 2-3 इसमें बड़े माफिया आते जो गैरकानूनी इमारतों का कारोबार चलाते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे गैरकानूनी इमारत बनानी है तो मैं उस पैकेज माफिया के पास जाऊँगा, पैकेज माफिया को पूरा पैकेज दूंगा कि ये मेरा रिहायशी प्लॉट है 100 गज का, इसके ऊपर मैं 4 मंजिलें बना के पोर्शन बनाकर फरोख्त करूंगा। तो वो फी मंजिल, वो पैकेज माफिया हमसे फी मंजिल मामला तय करेगी, मामला तय करने के बाद हमसे पैसे लेगी, वो पैसे सिस्टम में पहुंचेंगे, सिस्टम के पास वो प्लॉट नंबर जाएगा, वो फाइल जाएगी, सिस्टम उसको आगे बढ़ाएगा। तो बिल्डिंग कंट्रोल का जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर से लेके उस टाउन के डायरेक्टर तक वो पैसे तकसीम होंगे, जिसके बाद वो आंख बंद कर ली जाती है। कार्रवाई तो उस वक्त शुरू होती है जब शहर में कोई सानिया हो जाए या कोई नया मिनिस्टर आ जाए, वजीर बल्दियात कोई नया आ जाए या कोई DG तब्दील करके नया DG लगाया जाए, तो उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन वो कार्रवाई भी मसनूई होती है, कॉस्मेटिक कार्रवाइयाँ की जाती है। देखें, जब ये बिल्डिंग तोड़ने जाते हैं तो हमने बिल्डिंग तोड़ते हुए देखी है कि किस तरह बिल्डिंगों को तोड़ा जाता है। लेकिन SBCA जब जाके वहाँ पर मसमारी का काम करती है तो उसका काम ये होता है, वो दरवाजे तोड़ेगी, वो खिड़कियाँ तोड़ेगी, वो बालकनी की दीवार तोड़ देगी, कोई पिलर नहीं तोड़ा जाता, कोई छत नहीं तोड़ी जाती। इतना तोड़ा जाता है कि वो बिल्डर या वो ठेकेदार दोबारा चंद लाख रुपए लगा के उसका स्ट्रक्चर दोबारा खड़ा कर ले, क्योंकि सिस्टम में उसके पैसे पहुंचे हुए होते हैं। इमारत उसकी टूटती है जो कोई गरीब आदमी है, 3 भाई है, वो 80 गज के मकान में रहता है, अपने तीसरे भाई के लिए अगर वो अपने रहने के लिए 2nd फ्लोर बनाएगा तो वहां पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर पहुंचेगा और उस इमारत से मामला तय करेगा। अगर मालिक गरीब, उसने पैसे उनके मतलूबा पैसे नहीं दिए तो दूसरे दिन वहां पर कार्रवाई होगी, घर वाले उसमें रह रहे होंगे, उनको बाहर निकाल के खड़ा किया जाएगा और तोड़ दिया जाएगा। पूरी लिस्टें बनाई जाती हैं कि सिस्टम की फाइलें कितनी हैं और बगैर सिस्टम की फाइलें कितनी है। बगैर सिस्टम वाली जो होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो सिस्टम वाली है वहां पर कार्रवाई नहीं की जाती। यही वजह है कि कराची के जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो कि अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन चुका है, 18 साल पहले जब हम ये बात करते हैं, फरीद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज आके देखा जाए तो मसला सिर्फ आके सिस्टम का हो जाता है। सिस्टम अगर बेहतर हो तो काफी चीजें बेहतर हो जाती हैं। काफी डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं। फरीद, बहुत शुक्रिया आपका। फहीम, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि गुज़िश्ता 15 बरस की बात हो रही थी, फरीद अभी यही कह रहे थे कि 15 बरस हो गए हैं, चाहे उसमें हुकूमत हो, एहतसाबी इदारे हों या फिर हमारी अदालतें हों, सब मुतहरिक हैं। वो यही कहते हैं, उनकी जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं। अगर वो इतने मुतहरिक हैं तो फिर मुझे सिर्फ ये बताइए कि आज तक वो जो ग्राउंड रियलिटी है वो बदली क्यों नहीं है? देखें, वो एक शेर है कि सारा झगड़ा इक्तिसादियात का है, वरना कौन मुनकिर खुदा की ज़ात का है। देखिए, जो SCBA की जो DG की पोस्ट होती है उसके भी रेट लगते हैं और वो रेट भी करोड़ों रुपए में होते हैं। और फिर ये सिस्टम जिस तरह फरीद साहब ने बताया और जाहिद साहब ने भी इसके ऊपर कुछ रोशनी डाली, वो यही बताता है कि ये सारी मिली भगत से होता है। इसका इम्पैक्ट इंसानी जानों के ऊपर भी पड़ता है। फिर देखें, लोग जमा पूंजी अपनी जमा करते हैं, ज़िंदगी लगा देते हैं कि घर बनाएंगे, फ्लैट ख़रीदेंगे, और फिर उनको नहीं पता चलता कि ये गैर कानूनी है, कानूनी है, और फिर तब उनके ऊपर एक आफत आन पड़ती है कि जी ये तो गैर कानूनी इमारत है, लिहाजा इसको अब तोड़ना पड़ेगा। फिर कोई पैसे बटोरे जाते हैं। सवाल वही है कि ये रातों रात इमारतें नहीं बनती, वक्त लगता है, महीने साल लगते हैं, फिर जाकर इमारतें बनती हैं। तब तक ये आंखें बंद करके सिस्टम सोया रहता है क्योंकि सिस्टम को पैसा लगा होता है। और दूसरा ये कि इसमें सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है, इसमें जो सिंध हुकूमत है वो ज़्यादा जिम्मेदार है, इदारे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो इन्होंने कोई डिजिटल सिस्टम नहीं बनाया जिससे ये पता चल सके कि जो कराची का मास्टर प्लान है उसके मुताबिक इमारतें बनाई जाएं। वो एक पूरी अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। अरबों रुपए के इनके पास फंड्स होते हैं, लोगों को बताएं कि ये जो सोसाइटी है ये गैर कानूनी है, ये लीगल है, इसका नक्शा अप्रूव हुआ है, इसका नक्शा अप्रूव नहीं हुआ। आप अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं कर सकते। और फिर वही बात, 3 करोड़ के करीब की आबादी वाला शहर है,
जब इस तरीके से बग़ैर लगाम के, बग़ैर रुकावट के और बग़ैर किसी चेकिंग की इमारतें बनना शुरू हो जाएंगी तो अल्टीमेटली शहर के ऊपर बोझ पड़ेगा। एक समुंदर के साथ शहर है, वहाँ पर आपको पता है सीवरेज के इश्यूज हैं, वहाँ पर पानी के मसाइल हैं। बिल्कुल फहीम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सवाल सिर्फ इन गैर इमारतों का नहीं है, क्योंकि सवाल है उन लाखों जानों का जो इन इमारतों के अंदर रिहाइश पजीर होती हैं। नाज़रीन, अगर इसी तरह से मामलात रहे तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कराची में हम किसी और बड़े सानहे का जो है वो हमें सुनाई दे कि इतना बड़ा सानहा हो गया है, लेकिन इसको रोकने के लिए हमें आज इक़दाम करने चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने पाकिस्तान की मईशत और पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों के हवाले से मुजवज़ा जो डीरेगुलेशन निज़ाम है उसका उस हवाले से बात की है, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कराची में गैर कानूनी तामीरात और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया है। इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे फ़हीम अख्तर और जाहिद खोकर साहब। नाज़रीन, अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहाँ पर जो है एक बड़ा मामला सामने बिजली चोरी के हवाले से। मामला ये है कि मैपको मुलाजमीन की मुबैना मामनत से निजी हाउसिंग सोसाइटी को कई साल तक गैर कानूनी बिजली फराहम किए जाने का इंकशाफ जो है वो सामने आया है। अब इस इंकशाफ के बाद मैपको की जानिब से कार्रवाई की गई है, मुतअद्दिद मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है, कई मुलाजमीन जो हैं उनके ओहदों में तनज़्ज़ुली भी की गई है और दीगर सजाएं भी दी जा रही हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद ज़हीर अब्बास। ज़हीर, सबसे पहले तो मुझे इस पूरे स्कैंडल की डिटेल्स दें और उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये जो निजी हाउसिंग सोसाइटी को कई साल तक गैर कानूनी बिजली फराहम की गई है, इसका तरीकाकार क्या इख्तियार किया गया था? जी शुक्रिया फरजाना। तरीकाकार वही होता है, जब भी आपने किसी को फ़ायदा देना होता है तो उसको आप कागज़ों में लेकर नहीं आते, क्योंकि कागज़ों में अगर आप उसे लेके आएंगे तो आपको जितने भी कानूनी पहलू हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। यहाँ पर होता यही है कि गैर कानूनी तौर पर बिजली के कनेक्शन जो है वो फराहम कर दिए जाते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ को, और मैपको अमला जो है मुबैना तौर पर भारी जो है वो उसके बदले में मराहत जो है वो हासिल करते हैं। तो यही कुछ यहाँ पर भी हुआ कि ये जो मैपको बोसन रोड सब डिवीजन के मुलाजमीन हैं, ये निजी हाउसिंग सोसाइटी से भारी मराहत हासिल करते रहे, बदले में उन्हें कई सालों तक बिजली जो है वो चोरी करवाई जाती रही। तो ये मामला जब सामने आया तो उस पर मैपको की जानब से एक इंक्वायरी शुरू की गई। उसमें जिन मुलाजमीन पर इल्ज़ामात थे उनको तलब किया गया इंक्वायरी अफसर की जानब से। जब अफसरान ने उसकी तहकीकात की तो पता चला कि ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से गुज़श्ता कई सालों से निजी हाउसिंग सोसाइटी को बिजली चोरी करवाई जा रही थी। तो जब सारे इल्ज़ामात साबित हुए तो उसमें जो एडिशनल चार्ज जिनके पास SDO का था तौफीक खान, उनको नौकरी से बरतरफ किया गया। उसके बाद यहाँ पर LS थे बुरहान अली, उनको नौकरी से बरतरफ किया गया। मीटर रीडर जो है एजाज अहमद, उनको नौकरी से बरतरफ किया गया है। इन मुलाजमीन के साथ जो दीगर मुलाजमीन थे उसमें कुछ लाइनमैन थे, कुछ लाइन सुपरिटेंडेंट थे, इसी तरह कुछ मीटर रीडर थे, कुछ दीगर जो ओहदों पर तैनात मुलाजमीन थे। उनमें से 13 को जो है उनके ओहदों से की तनज़ली कर दी गई, उनके जो ओहदा है उससे नीचे वाले ओहदे पर उनको जो है वो तनज़ली कर दी गई है। इसी तरह कुछ 7 मुलाजमीन ऐसे हैं कि जिनको मुख्तलिफ नौइयत की जुर्माने हो गए, दीगर सजाएं जो है वो दी गई हैं। अच्छा। अब अंदाजा करें कि इतना बड़ा स्कैंडल के गुज़श्ता कई सालों से जो भी मुलाजम आता था तो वो बताता था कि भाई यहाँ हमारी लाइन सीधी है, आपने भी यहाँ से फ़ायदा लेना है, क्योंकि साफदार एक टाइम में तो सबने फ़ायदा नहीं उठाया। मुख्तलिफ सालों जो भी यहाँ पर तैनात होता था, चाहे वो लाइनमैन होता था, लाइन सुपरिटेंडेंट होता था, चाहे वो SDO होता था, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा रहा था। तो उस फ़ायदे के बदले में साफदार है वो फेवर दी जा रही थी निजी हाउसिंग सोसाइटी को। तो ये आज का मामला नहीं है, हर साल कोई ना कोई नया स्कैंडल सामने आ जाता है। गुज़श्ता साल भी इसी तरह मामला सामने आया था कि कुछ प्लाजों को गैर कानूनी कनेक्शन जो हैं वो मैपको ने फराहम किए। उस पर नेपरा ने फैसला जारी किया था और उन्होंने कहा था कि इस अफसर पर, इस मुलाजम पर जो ये इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं, इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया जाए, इन्हें नौकरियों से कुछ को मुअत्तल करने के अहकाम दिए थे। तो यही सारे मामला माजी में भी होते रहे। अब ये जो मामला सामने आया ये मैपको बोसन रोड सब डिवीजन है, उसका ये सारा मामला है जो मुबैना मिली भगत से निजी हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी तौर पर बिजली फराहम कर रहा था। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमने एक और स्टोरी भी की थी कि बगैर NOC के MDA के NOC के बगैर भी गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटीज को बिजली जो है वो फराहम की जाती रही है। तो वो भी मैपको अमला जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी ने जो फायदा उठाना था वो तो उसने उठा लिया ना। एनीवेज, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं फ़हीम अख्तर और जाहिद खोकर साहब, वो भी यकीनन आपसे कोई ना कोई सवाल करना चाह रहे होंगे। फ़हीम, आप कुछ पूछना चाहेंगे ज़हीर से?
बहुत शुक्रिया फरजाना। ये बिजली का निज़ाम, उसकी चोरी, लाइन लॉसेस और जो डेप्ट है हमारा, उससे जुड़ा हुआ मामला है। मैपको के तकरीबन 13% जो है वो लॉसेस हैं अगर बाकी डिस्कोज के मुकाबले में हम देखें। तो ये तो एक सब डिवीजन का मामला सामने आया है और ये कई बरसों से निजी हाउसिंग सोसाइटी को मुफ्त बिजली दी जा रही थी और उसका फ़ायदा कौमी ख़जाने को नहीं मिल रहा था बल्कि इनकी जेबों में जा रहा था इन लोगों के। लेकिन बात यह है, एक तो हाउसिंग सोसाइटी, ज़हीर बताएं कौन सी है और क्या हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के ऊपर और जिनको मुफ्त बिजली दी जा रही थी और जो ब्राइब कर रहे थे उनके खिलाफ क्या एक्शन या फिर कार्रवाई की गई है, कोई मुकदमा हुआ है? क्योंकि इस चोरी का जो नुकसान है वो जो शरीफ सार्फिन हैं जो माहाना अपना बिल अदा करते हैं उनके ऊपर इजाफी बोझ की सूरत में आता है, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है मैपको ने? कोई मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, कोई रिकवरी हुई है या कुछ ऐसा एक्शन लिया गया है? जी, पहले मैंने जिस तरह बताया कि इसी बात पे तनकीद हो रही है, शहरी हलकों की जानब से तनकीद की जा रही है कि जो फ़ायदा लेने वाले हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है ये बोस्टन रोड पर वाक़ है, गुज़श्ता कई सालों से बिजली चोरी करवाई जा रही थी। अब इसी हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं वो किसी और मुकदमे में जो है वो नैब ने गिरफ्तार भी उनको कर रखा था। तो वो मादी उनका ऐसा है कि वो इसी तरह गैर कानूनी इकदाम करते रहे, लोगों को सस्ते प्लाट्स का लालच देकर उनके साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड पहले भी उन्होंने किया। तो ये एक पूरा नेटवर्क है कि जो कि इस तरह के इकदाम करता रहता है। साफ ज़ाहिर है जब वो सबजबाग दिखाते हैं उसके बदले में लोगों को लूटते हैं तो उन्होंने सहूलियात तो फ्राहम करनी नहीं होती, तो अंडर हैंड जो है वो सहूलियात की फ्राहमी के लिए इकदाम उठाए जाते हैं। इसी तरह मैपको को इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह वासा को जो इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह दीगर जो इदारे उनको इस्तेमाल करके वहाँ पर सहूलियात ज़ाहिर की जाती हैं। अगर वहाँ पर सहूलियात मौजूद ना हो तो सावधान है कोई भी उनके झांसे में ना आए। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ख्वाब दिखाकर उनको लूटने का एक तरीका था। इस पर जो शहरी हल्के उनकी जानब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि मैपको मुलाजमीन को तो आपने सजा दे दी, जो भी मुलव्वस था उनको नौकरियों से बरतरफ कर दिया, ओहदों पे तनदली कर दी। अब उनकी तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि ये मामला जो है ये FIA के सुपुर्द किया जाए और जो फ़ायदा उठाने वाले सोसाइटी मालकान हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कोई एक्शन लिया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, रिकवरी की तरफ जाया जाए। तो साफ ज़ाहिर है मैपको को इस मामले को FIA के सुपुर्द करना चाहिए ताकि ये मामला जो इसके मजीद पहलू भी खुलकर सामने आए। ये पहला वाक़या नहीं है, मादी में भी इसी तरह होता रहा है। NOC के बगैर जो है कई हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो है वो बिजली फराहम की गई। इस हवाले से जब मैपको इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि अदालती हुक्म पर जो है वो बिजली फराहम की जाती है। तो पहले 3 हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान ने जो है वो अदालत से रजू किया, बगैर NOC के MDA से NOC का असूल लाजमी होता है, लेकिन वो NOC की फराहमी के बगैर वो लिए बगैर ही उन्होंने जो है वो गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन जो है वो लगवा लिए। अब जब अदालत में मामला गया तो अदालत में सोसाइटी मालकान की जानब से ये जवाब जमा करवाया गया कि यहाँ पर अगर इतने ज़्यादा इनके घर बन चुके हैं, लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए गए, अगर ये कनेक्शन कटते हैं तो सावधान उनको नुकसान है। तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो कनेक्शन ना काटने का हुक्म जो है वो सामने आया। तो फ़ायदा सार्फिन को ही पहुंचा कि सार्फिन को जो बिजली फराहम की जा रही थी अगर वो कट जाती तो गर्मी के मौसम में वो कैसे रहते। तो ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वहाँ भी इनको थोड़ा बहुत जो है वो रिलीफ मिल गया। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए दीगर जो हाउसिंग सोसाइटी के मालकान हैं वो भी फिर उसी तरफ जाते हैं कि अदालत से स्टे ले लेते हैं, अदालत से रजू किया जाता है तो उन्हें कहीं ना कुछ रिलीफ मिल जाता है। मगर इस मामले में आप देखें कि गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए इतने सालों से बिजली चोरी करवाई जाती रही, उस पर मैपको एहलकारों के खिलाफ तो एक्शन हो गया है मगर अभी तक जो है इस मामले को FIA के सुपुर्द नहीं किया गया। ठीक है, जाहिद खोखर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, आप कोई सवाल करना चाहेंगे ज़हीर से? जी बिल्कुल ज़हीर, ये जो मामला है ये मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ये FIA का नहीं बल्कि ये नैब का मामला है। जिस तरह से आपने फरमाया कि इस सोसाइटी के मालिक पर पहले भी कोई नैब की जानिब से रेफरेंस है या कोई तहकीकात है, बुनियादी तौर पर अगर इस मामले की तहकीकात की जाए कि ये जो सोसाइटी है और ये सोसाइटी क्या वाकई जेन्युइन है, क्या इसको जो ज़मीन दी गई है क्या वाकई वो कवायद और ज़वाबित के तहत है, अगर नहीं और फिर ये भी देखना होगा कि तमाम जो रजिस्ट्रीज हुई हैं, तमाम जो लोग रह रहे हैं क्या वो भी कवानीन के तहत हैं। ये सिर्फ एक मामला नहीं है,
कि एक बिजली चोरी के हवाले से कुछ अफसरान को मुअत्तल किया गया। मेरे ख्याल से FIA का भी अपनी अपनी एक जो डोमेन है, तो उससे बढ़ के बेहतर ये होगा कि अगर ये मामला नेब की तरफ चला जाए तो ये तमाम मामलात की तहकीकात हो सकती है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल ये सिर्फ एक सोसाइटी की नहीं है। हम वैसे खबरें तो आती रहती हैं कि मैपको की जानिब से जी बड़ी कार्रवाई की गई, शमशाबाद में कार्रवाई की गई, वाबड़ा टाउन में कार्रवाई की गई, इस तरह से कई और नाम बताए जाते हैं जी बिजली चोर पकड़े गए। ये बिजली चोर बुनियादी तौर पर इन मुलाजमीन की मुआवनत और मदद के बगैर बिल्कुल नहीं चोरी हो सकती है। तो क्या ये मैपको की जानिब से पूरे जो जहाँ तक इनकी जो है वो सर्विसेज हैं शहर के अंदर या सराउंडिंग में, क्या ये तहकीकात कर रहे हैं कि और कौन से मुलाजमीन जो हैं इस तरह की बिजली चोरी और इनकी हरकतों में मुलविस हैं? इस हवाले से जब भी हमारी मैपको इंतजामिया से बात होती है तो उनका वही रवायती जवाब होता है कि जब भी कोई तहरीरी दरख्वास्त उनके पास शिकायत आती है तो उस पर वो एक्शन लेते हैं। अब जो अदाद शुमार उन्होंने हमें बताए हैं कि एक साल के दौरान उनका कहना है कि 29,000 से ज़ायद बिजली चोरी के मामलात का सुराग लगाया गया। इसी तरह 28,000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो एक साल के दौरान दर्ज करवाए गए हैं। इसी तरह उनका कहना है कि 276 मिलियन यूनिट बिजली जो है वो चोरी पकड़ी गई इस एक साल के दौरान। इसी तरह 12,000 से ज़ायद अफराद जो हैं उनको बिजली चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवाया गया है। तो ये उनकी तरफ से अदाद शुमार फ्राहम किए जाते हैं कि बड़े पैमाने पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब अपने मुलाजमीन के खिलाफ भी हम देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई मुलाजम उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाती है, उसे नौकरी से बरतरफ किया जाता है, उहदे से मुअत्तल किया जाता है, तो खुद एहतसाबी का अमल भी हमें नज़र आता है। मगर ये इस तरह के जो मामलात हैं जो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के वाक़यात फिर भी रूनुमा हो रहे होते हैं, तो इस पर सवाल उठते हैं कि मैपको की जानब से अगर इतने सख्त इंतजाम किए जा रहे, इकदाम उठाए जा रहे हैं, तो इस तरह से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के वाक़यात थम क्यों नहीं रहे? तो साफ ज़ाहिर है इनकी रोकथाम के लिए मैपको इंतजामिया को एक्शन लेना होगा ताकि इस तरह से जो कौमी खजाना है उसको नुकसान ना पहुँचाया जाए। साफ ज़ाहिर है गैर कानूनी तौर पर जब बिजली कोई इस्तेमाल करेगा, उसका बिल पे नहीं करेगा, तो कौमी खजाना जो है वो रेवेन्यू से महरूम रहेगा। तो इसके लिए मैपको इंतजामिया को सोचना चाहिए। दूसरी जानब बड़े पैमाने पर सुराग लगाना चाहिए कि इनके किस किस सब डिवीजन के मुलाजमीन जो हैं वो बिजली चोरी करवाने में मुलव्वस हैं। हम देखते तो हैं कि शमशाबाद से कोई ना कोई मुलाजम बिजली चोरी करवाने में मुलव्वस, उसके खिलाफ एक्शन हो गया। इसी तरह दीगर सब डिवीजन हैं, वलैताबाद है, दीगर हैं, तो वहाँ पर एक्शन तो लिया जाता है। मगर सोचने वाली बात यह है कि ये बिजली चोरी हो ही क्यों रही है, क्यों मुआवनत हर दफ़ा जो है वो मैपको मुलाजमीन की जानब से की जाती है बिजली चोरों की? तो ये एक सवाल है। ये इस पर अगर ज़हीर सवालात तो बहुत हैं, लेकिन शायद हम कभी भी उनका जवाब दे नहीं सकेंगे। ज़हीर, आपने काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर दी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फ़हीम, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने पूरा मामला सुना है। एक गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है जो कि बिजली चोरी के अंदर मुलविस रही है। नो डाउट उसने इसका बहुत फ़ायदा भी उठाया होगा, बहुत करोड़ों का फ़ायदा हुआ होगा इसको, लेकिन हुकूमत का इस मद में जो नुकसान हुआ है, आपका है हुकूमत को एक रिकवरी प्लान बनाना चाहिए और ये पूरी रकम को जो है उसको रिकवर करना चाहिए? देखें, ये बड़ा गंभीर मामला है। मुल्तान जो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, ये इसकी जो लाइन लॉसेज हैं तकरीबन 12 से 13% हैं। ये बाकी जो डेस्कोज हैं उनकी चौथे 5वें नंबर के ऊपर आती है कि इसके लाइन लॉसेज हैं। अच्छा, फिर ये जो मैपको है इसका जो एरिया है शहरी इलाका भी है और देहाती इलाका इसका बहुत ज़्यादा है। ये मुल्तान के अंदर, मुल्तान कंपैरेटिवली देखें देहाती इलाकों की निस्बत शहरी इलाका है और वहाँ पर ये हशर हो रहा है और पता नहीं तरीकाकार क्या इख्तियार किया गया है बिजली चोरी का। तो टोटल अगर हम देखें नुकसानात जो तकरीबन 700 अरब रुपए के करीब नुकसानात हैं सिर्फ डेस्कोज के, बिजली चोरी, लैंड लॉसेज या फिर दीगर जो मामलात होते हैं रिकवरी ना होने की सूरत में, उसका खमियाजा वो सार्फिन भुगतते हैं जो अपना बिल अदा करते हैं, लेकिन कुछ चोरी करने वालों की वजह से उनके इलाकों में लोड शेडिंग भी होती है और वफाक की तरफ से यही पॉलिसी इख्तियार की जाती है कि जहां जहां लाइन लॉसेज होंगे वहां पर हम बिजली फराहम नहीं करेंगे। और अगर हम टोटल देखें तवानाई का जो सेक्टर है हमारा, उसका जो नुकसान है, सर्कुलर डेट है, जो गर्दिशी कर्जा है, वो तकरीबन 2.8 ट्रिलियन रुपए है। तो अब खुद अंदाजा लगा लें कि किस लेवल के ऊपर गवर्नेंस की नाकामी है, इंतजामी नाकामी है। और फिर ये कह रही हैं कि शिकायत आएगी, मैपको वाले कहते हैं तो फिर हम एक्शन लेंगे।
रिकवरी का भी कोई पता नहीं है, कितनी बिजली चोरी हुई है उसका भी कोई पता नहीं है, और फिर नाम भी नहीं बताया जा रहा कि हाउसिंग सोसाइटी कौन सी है। तो नुकसान तो जाहिर सी बात है आम लोगों का ही होता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि साल 2023-24 में हमने ये रिपोर्ट किया था कि 1,88,000 जो डेस्कोस के मुलाजमीन हैं उन्होंने 14 अरब 15 करोड़ रुपए की बिजली जो है वो इस्तेमाल की है फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैपको के 26,000 मुलाजमीन ने 2 अरब 8 करोड़ की बिजली फराहम की है। एक तरफ तो इनको बिजली भी फ्री मिल रही है, ठीक हो गया, दूसरी तरफ ये चोरियां भी कर रहे हैं। तो इकरार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए, कम से कम उन लोगों का मदावा हो जो ईमानदारी से अपना बिजली का बिल पे कर रहे हैं। ठीक है। और ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आईएसको में है, लेस्को में है, फेस्को में है, और भी बहुत सारे डेस्कोज के अंदर जो है ना लाइन लॉसेस ना होने के बराबर हैं। तो ये सिस्टम जो इस्लामाबाद और बाकी इलाकों के अंदर है तो वही मैपको के में अंदर क्यों बिल्कुल नहीं सही आ कह रहे हैं सकता? फहीम, तो सिस्टम को फॉलो इंतजामी किया जाए नाअहली है तो मेरे इन तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। जाहिद, छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे बताइए कि क्या सिर्फ वो मुलाजमीन जिनको बरतरफ किया गया है, क्या इतनी ही कार्रवाई काफ़ी थी, या फिर वो जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है उसके खिलाफ भी कोई लीगल एक्शन होना चाहिए? आपको क्या लगता है? जी देखें, बिल्कुल इसी ये तो एक बात सामने आई है, और अगर ये इस बात की कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो तमाम मामला सामने आएंगे कि इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं जो बनी हुई हैं, क्या वो कानूनी उनकी कोई शक्ल है या वो इलीगल हैं। इलीगल है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर वो सरकार की, बेशतर ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं कि जो सरकार की ज़मीन होती है, जो मुख्तलिफ खाते इधर उधर करके उनकी ज़मीन पर अरबों रुपये की मालियत होती है, जिन पर इस किस्म की सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। अगर कोई कल खुदा न खासा कोई ऐसा मामला होता है तो वो लोग जिन्होंने प्लाट लिया, जो रह रहे हैं, वो अदालतों के अंदर जाते हैं और अदालतों से रिलीफ हासिल करते हैं। जाहिर बात है कि जो लोग हैं गरीब रहते हैं, उनको आप किस तरह से जो बेदखल करेंगे। जब तक इन मामलात पर ये जो इस तरह की सोसाइटीज बनाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सिर्फ मैपको की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। सिर्फ हमारे जो बाबू बैठे हुए हैं इन इदारों के अंदर, वो इस तरह की कार्रवाई किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, उन तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ होनी चाहिए जो इस किरदार वाकई ही में हैं। नाजरीन, बिजली चोरी जो है वो किसी एक इदारे का मसला नहीं है, अब ये हमारे पूरे पावर सेक्टर के ऊपर बोझ बनती चली जा रही है। देखना यह है कि मैपको अब इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाती है या नहीं पहुंचा पाती है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए।